चलिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में सबसे पहले हम रेजिस्टर को लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस कब कम होती है, कब ज्यादा होती है। अब हमें ये चीज देखना है कि रेजिस्टर की जो डिपेंडेंस थी वो कुछ इस तरह थी कि अगर आप रेजिस्टेंस मटेरियल की चेंज करना चाहते हैं तो आपको उसकी डायमेंशन चेंज करनी होती है। मैं रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को चेंज करना चाहता हूं तो मेरे पास जो पैरामीटर है कि मैं उसकी डायमेंशन को चेंज करके उसकी रेजिस्टेंस चेंज कर सकता हूं। हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो आया था रो एल ओवर ए। लेंथ के रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस लेंथ या एरिया चेंज करने से चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है जो किसी एक मटेरियल के लिए सेम रहता है इसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल का नाम भी देते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। जब हमने ये लफ्ज लिख लिया इट इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, तो इसकी जो टोटल डिपेंडेंस है वो भी मेरा बेटा मटेरियल पे ही होगी। इफ यू चेंज द मटेरियल रेजिस्टिविटी विल चेंज। उसके बाद हमारे पास एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉ आता है जो कि हमें अगेन कुछ ओहमिक कुछ नॉन ओहमिक कंडक्टर्स या कुछ जहां पे रेजिस्टेंस चेंज हो रही है और कहां पे रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही उसके बारे में बताता है, जिसे हम ओहम्स लॉ का नाम देते हैं। अब ओहम्स लॉ क्या चीज है, सबसे पहले मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पहले ही लिख देता हूँ जो कि हमें प्रूव करनी होगी। वो है जी V इज इक्वल टू आई आर। मैं दोबारा से वही सेम कॉन्सेप्ट रिपीट करूंगा कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर हो, इसको एक तरफ से हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और एक तरफ से बैटरी के नेगेटिव। मैंने ये मटेरियल एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर मटेरियल। इस कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक है जी, हमने इसको मेटल लिया। मेटल के अंदर क्या चीज होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं हम कहते हैं जी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। अब मेरे बेटे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर मेटल, जब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे जब भी हम किसी कंडक्टर को जैसे कि मेटल स्पून को हाथ लगाएं तो हमें करंट क्यों नहीं लगता, हालांकि अंदर इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो थाउजेंड्स किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। इसकी जो सबसे मेन रीजन क्या आती है, इसकी सबसे मेन रीजन ये आती है कि जब आपने कोई बैटरी, कोई कनेक्शन, कोई एनर्जी का सोर्स इस्तेमाल नहीं किया तो इस वक्त इलेक्ट्रॉन जिस मोशन में है उस मोशन को हम रैंडम मोशन का नाम देते हैं। इस मोशन को उस वक्त हम रैंडम मोशन का नाम देते हैं और रैंडम मोशन की वजह से लेफ्ट साइड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स या फिर राइट साइड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टोटल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो रहता है या करंट की वैल्यू जीरो रहती है। उसके बाद हम यूं करते हैं, अगर हम इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव है जबकि दूसरे टर्मिनल को हम नेगेटिव का नाम देते हैं। अब मेरे बेटे होगा यूं कि अगर मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहते हैं, नेगेटिव नेगेटिव को पुल पुश करेगा और पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें नजर आ रहा है वो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफिक पाथ प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपने नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करना है। कन्वेंशनली हम अपनी ईज के लिए, हम अपनी आसानी के लिए कि जब डेली लाइफ में सारी चीजों को देखते हैं कि वो हाई से लो की तरफ जाती हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो फिजिक्स में
इलेक्ट्रिसिटी में हम पॉजिटिव टर्मिनल को हाई और नेगेटिव को लो मानते हैं, लेकिन हम जब ऑब्जर्व करते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमारी डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशन से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो साइंटिस्ट जिस एक बात पे एग्री कर जाए उसको कन्वेंशन का नाम देते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे ये कन्वेंशन सेट कर दी कि अगर आप ये कंसिडर कर ले कि पॉजिटिव चार्ज ये कंसीडर किया जा रहा है, सपोज किया जा रहा है, हकीकत में नहीं, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब कन्वेंशनल करंट की बात आएगी तो कन्वेंशनल करंट में हम हमेशा ये बात करेंगे कि आपके पास जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसके साथ आई लिख दें। हम अपनी बुक्स में जिस करंट के साथ डील करते हैं वो कौन सा करंट होगा जनाब? वो कन्वेंशनल करंट होगा, जो कि मूव करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है, सिर्फ हमने एक कन्वेंशन सेट की है अपनी आसानी के लिए। यहां तक एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि चार्ज कैसे मूव करता है, किस तरह मूव करता है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में भी देखा। अब थोड़ा सा अपना पैरामीटर में चेंज करते हैं। अगर मैं इस बैटरी के ऊपर एक एरो लगा दूं, बैटरी के टर्मिनल के ऊपर एरो लगा देने का मतलब हम उसको एक वेरिएबल बैटरी का नाम दे देते हैं। मैं ये सर्किट दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पे कंडक्टर वायर, कंडक्टर वायर के साथ हम एक तरफ से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर रहे हैं और एक तरफ से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं तो ये बन जाती है वेरिएबल बैटरी। वेरिएबल बैटरी का मतलब मैं इसके वोल्टेज की वैल्यू को कम भी कर सकता हूं, मैं इसके वोल्टेज की वैल्यू को ज्यादा भी कर सकता हूं। मतलब यहाँ पे मेरे पास जो मौजूद है वो वेरिएबल वोल्टेज मौजूद है। मतलब कम या ज्यादा करने की कैपेबिलिटी मेरे पास है कि मैं इस बैटरी के वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकता हूँ। अब आप लोगों को इस चीज का जरा ख्याल रखना है कि जी पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है। ओहम्स लॉ, जॉर्ज साइमन ओहम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट मेरे भाई ये परफॉर्म किया गया, उन्होंने एक वोल्ट मीटर लिया जो कि बैटरी के वोल्टेज को मेजर करने के लिए। सर्किल के अंदर वी लिख देना, वोल्ट मीटर का सिंबल होगा। इसका एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरा टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया इधर एक तरफ से। और सर्किट में किसी भी जगह पे, सर्किट में किसी भी जगह पे आप यहां पे एक एमीटर लगा दें। जैसे कि यहां पे हमने एक एमीटर लगा दिया। अभी सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस देखेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस है हाई और लो के दरमियान, इसको ये एक तरफ इसका बैटरी का पॉजिटिव और दूसरी तरफ बैटरी का नेगेटिव दोनों लिख लिए। मगर मैं ये बात करता हूं ना कि भाई मेरे पास 10 वोल्ट की बैटरी है, इस बात का मतलब ये होता है कि अगर इसका पॉजिटिव 10 पे है तो नेगेटिव 0 पे होगा। रेफरेंस लेवल के लिहाज से बात की जाती है। आप कहते हैं आपकी हाइट 6 फीट है तो ग्राउंड जीरो से हाइट मैक्सिमम की तरफ बात कर रहे होते हैं। अब यहां भी एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। और हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जितने ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड किए गए, वोल्टेज की वैल्यू को जितना ज्यादा इंक्रीज किया गया, करंट भी इंक्रीज कर रहा था। ओके, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाने से करंट की वैल्यू में इंक्रीज आ रहा था। तो करंट और वोल्टेज में ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया गया, इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। I is directly proportional to V। लेकिन अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात की जाए, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा दी जाए, तो हमें बड़े अच्छे से पता है कि करंट और रेजिस्टेंस का हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मोस्टली ओहम के एक्सपेरिमेंट में ये था, लेकिन हमें इस फैक्ट का भी पता है कि रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो करंट बढ़ जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो
करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज कम कर रहे हैं तो करंट कम हो रहा है। इन दोनों को अगर कंबाइन करके एक इक्वेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू V ओवर R। इस प्रोपोर्शनैलिटी के फैक्टर को खत्म करने के लिए हम लिख देते हैं कोई कांस्टेंट K और साथ आ गया IR। K की वैल्यू 1 रखते हैं ताकि इसमें कांस्टेंट में कोई फर्क ना पड़े इस वैल्यू पे। तो V इज इक्वल टू IR। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है ओहम्स लॉ की। लेकिन यहां से एक कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है। हमने एक्चुअली जो प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ी वो I और V की है। जब भी दो क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन में हो और उनके दरमियान ग्राफ भी बनाया जाए तो आपने ये याद रखना है ये ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन देगा जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होती है। ग्राफ बनाते हुए एक क्वांटिटी एक्स पे ली जाती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है, वोल्टेज हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वी है और आई हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है आई। और इन दोनों के दरमियान अगर ओहम्स लॉ के ग्राफ की एक्सप्लेनेशन की जाए तो ओहम्स लॉ के ग्राफ में आई और वी में एक ऐसी लाइन आएगी जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होती है और स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होगा कि यहाँ पे ओहम्स लॉ को ओबे किया जा रहा है। अब मेरे बेटे यहाँ पे एक और चीज, एक और फैक्टर जो कि हालांकि बहुत एक्सप्लेन करने वाला है वो ये है कि जब आपके पास दो क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होती है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इस प्रोपोर्शनैलिटी को पहला क्वेश्चन तो ये कि खत्म क्यों करते हैं। पहला सवाल का जवाब ये है खत्म इसलिए किया जाता है कि मुझे इतना पता है कि ए के बढ़ाने से बी बढ़ रहे हैं, लेकिन कितना बढ़ाने से कितना बढ़ रहा है उसके लिए हमें इक्विलिटी चाहिए होती है। तो यहाँ पे जब भी कोई इक्विलिटी लाई जाती है, कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, जैसे कि मैंने कांस्टेंट के यूज किया बी। अब दूसरा बड़ा फैक्ट ये है कि इस कांस्टेंट के पे इस ए और बी की वजह से किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर मैं ए की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, बी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन के हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर यहां पे देखा जाए ओम्स लॉ के केस में, तो ओम्स लॉ के केस में हमारे पास अगर मैं आर की बात करूं तो ये आ रहा है रेशियो वी ओवर आई। यहां से ये बात पता चलती है कि अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। अगर रेजिस्टेंस सेम रहेगी, जैसे कि मेटल्स में, हाँ एक चीज, रेजिस्टेंस सेम रहेगी तो हम सिंपली कह देंगे कि यहाँ पे ओहम्स लॉ को ओबे किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये लॉ हर जगह पे वैलिड है, क्या वैलिड नहीं है। तो पहली बात तो मेरा बेटा अपने जहन में ये बिठा ले कि जब आप ये बात करते हैं कि ओहम्स लॉ ओबे करेगा, आप यहाँ पे दो चीजों में डिफरेंस देख रहे हो, वोल्टेज और करंट में। आप वोल्टेज और करंट के पैरामीटर को डिस्कस कर रहे हो। यहाँ पे ना तो टेम्परेचर की बात की जा रही है, ना यहाँ पे डायमेंशंस की बात की जा रही है कि आप एरिया, डायमीटर या लेंथ की बात कर रहे हो। इन सारे फैक्टर्स को आप उस वक्त कांस्टेंट रखोगे और अगर आप ये जो चेंज है वो ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो आप वोल्टेज और करंट के दरमियान बात की जा रही है। अब वोल्टेज और करंट के दरमियान जब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है और अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इस बात का मतलब है कि हमारे पास जो लॉ है या हमारे पास जो चीज है वो ओहम्स लॉ को ओबे कर रही है। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल में जो ओबे करते हैं उन्हें मेटल्स का नाम दिया जाता है, जहां पे रेजिस्टेंस सेम रहती है, लेकिन फिर वही बात कि आपने कुछ आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करनी होती हैं। अगर वो आइडियल कंडीशंस नहीं होगी तो ओहम्स लॉ ओबे नहीं होगा। एक और चीज मेरा बेटा जो कि बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन भी आती है वो ये है कि अगर ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं आई और वी के दरमियान, और आई वी ग्राफ जो है एक्चुअली आप ग्राफ से ग्रेडियंट बना निकालते हो। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आई है और यहाँ पे वी है, ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो आ रहा है आई ओवर वी, और जो रेजिस्टेंस होती है मेरा बेटा वो आपके पास होती है वी ओवर आई। अगर आपने देखा हो तो यहां से देख ली वी ओवर आई। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो ग्रेडियंट है वो आपको
रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस दे रहा है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को एक्चुअली जब आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे उसे कंडक्टेंस कहेंगे, बिल्कुल उलट दे रहे हैं। इस बात का सादा सा मतलब ये भी बनता है कि अगर ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है, और अगर ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। आपके पास क्योंकि ग्रेडियंट होता है राइज ओवर रन, y की वैल्यू को आप x पे डिवाइड करते हैं, तो ये आपको डायरेक्टली रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं देता, ये आपको इनडायरेक्टली रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा होता है। आप सिंपली यहां से ये बात कर सकते हैं कि एक्चुअली ये जो ग्राफ है ये कंडक्टेंस देता है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के बिल्कुल उलट है, ये है कितना अलाउ करती है करंट को कंडक्ट करवाना, और ये है कितना रेजिस्ट करती है, जिसे आप रेजिस्टेंस का नाम देते हो। तो अलाउ करना और रेजिस्ट करना दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आईवी ग्राफ में आपके पास ये लाइन आ रही है तो मेरे बेटे इन्हें नाम दिया जाता है ओहमिक कंडक्टर्स का। एक स्ट्रेट लाइन आ रही है आपके पास, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा ग्राफ में, जैसे कि एग्जांपल में ये भी है कि अगर आपके पास ग्राफ में रेजिस्टेंस चेंज हो जाए तो फिर वो ओहमिक नहीं रहेगी। जैसे फिलामेंट ऑफ बल्ब है, फिलामेंट ऑफ बल्ब एक नॉन ओहमिक कंडक्टर है एक हाई टेम्परेचर के ऊपर। जैसे मेरा बेटा आप उसमें वोल्टेज को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस भी या करंट भी है जो उसका हिटअप होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, करंट डिक्रीज कर जाता है। और फिलामेंट हॉटर हो जाता है। तो आप फिलामेंट ऑफ लैम्प, जब भी आपके पास बेंडिंग आ रही होगी तो आपने ये बात समझ लेनी है कि ये जो कंडक्टर मेरे पास है ये नॉन ओहमिक कंडक्टर है। अब ये देखिए जरा, ये जो बेंडिंग हो रही है ये आपके पास आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके ग्रेडियंट में चेंज आ चुका है। ठीक है मेरा बेटा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं थर्मिस्टर की, तो थर्मिस्टर का ग्राफ भी आपको इस तरह से नजर आएगा, यूं हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल का मतलब कि आपके पास यहाँ पे जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करिए, लेकिन इसके रेजिस्टेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज करेगी। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है। तो भाई दोनों केसेस में चेंज तो हो रहा है ना। जब चेंज हो रहा है इट मींस कि ये ओहम लॉ को ओबे नहीं कर रहा, तो ये भी एक नॉन ओहमिक कंडक्टर की एग्जांपल आ जाएगी, जिसकी एग्जांपल में हमने थर्मिस्टर पढ़ा। अब वो मटेरियल जो कि ओहम्स लॉ को ओबे करें उन्हें हम ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं, और वो मटेरियल जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते उन्हें हम नॉन ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। इवन के सेमी कंडक्टर डायोड भी आपके पास नॉन ओहमिक कंडक्टर की एग्जांपल में आता है, थर्मिस्टर भी आपके पास नॉन ओहमिक कंडक्टर की एग्जांपल में आता है। तो यहां तक अभी तक तो सिर्फ हमने ये पढ़ा कि ओहम्स लॉ और ओहम्स लॉ के ग्राफ में जो जो चीजें हैं वो कौन कौन सी आती हैं। इसी के साथ अब हमने बात करनी है मेरा बेटा रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन में दो इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन की बात हमेशा की जाती है। दो ही तरह की वायरिंग पॉसिबल होती है, एक को हम सीरीज का नाम देते हैं और एक को हम पैरेलल सर्किट्स कहते हैं। सीरीज और पैरेलल में सबसे मेन डिफरेंस, दो ही पॉसिबल वेज होते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के। घर की वायरिंग के भी दो ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन, दो ही पॉसिबल वेज हैं। एक सीरीज है, सीरीज का मतलब है मेरा बेटा सिंगल पाथ, और पैरेलल का मतलब आएगा आपके पास इंडिविजुअल पाथ। सिंगल पाथ का मतलब एक ही पाथ के ऊपर एक ही रास्ते पे सारी चीजों को कनेक्ट करना, और यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब है हर एक को अलग अलग वायर प्रोवाइड कर देना। जैसे घर के मेन स्विच के साथ बाकी सारे स्विचेस सीरीज में कनेक्ट होते हैं एक ही रास्ते में, लेकिन घर के एक रूम में हर चीज पैरेलल कनेक्ट होती है, इंडिविजुअल अलग अलग सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। यहाँ पे भी आपके सामने ये लिखा होगा सीरीज फॉर्म अ सिंगल पाथ, जबकि पैरेलल सर्किट्स हैव मल्टीपल ब्रांचेस पाथवेज फॉर इलेक्ट्रिक करंट। अब वन बाय वन इन दोनों को हम रजिस्टर में बात करते हैं।
हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक सीरीज की आती है और क्या कैरेक्टरिस्टिक पैरेलल की आती है? सबसे पहले सीरीज की बात करते हैं। सीरीज सर्किट में हम तीन रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं। ये एक रेजिस्टर है, इसके साथ हमने एक दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, इसी के साथ हमने एक तीसरा रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया। एक तरह से आपने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया, दूसरी तरफ से आपने इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया। यहां से आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। रेजिस्टर को नाम दे दी, ये रेजिस्टर R1 है, ये रेजिस्टर R2 है और ये रेजिस्टर R3 है। जब मेरा बेटा आपके पास तीन रेजिस्टर्स हैं, रेजिस्टर के बारे में ये बात भी कही जाती है कि कोई भी इलेक्ट्रिक चीज, कंपोनेंट, कोई भी डिवाइस जो आप सर्किट में इस्तेमाल, इवन के बल्ब भी लगा रहे हो तो वो भी एक रेजिस्टर का काम कर रहा होता है। रेजिस्टर होती है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ये इसमें जितने वोल्टेज R1 में यूज होंगे उसको हम V1 का नाम दे देंगे। अब बाकी वोल्टेज V2 की तरफ जाएंगे या R2 की तरफ, और बाकी रिमेनिंग किसकी तरफ आ जाएंगे? V3 की तरफ। तो मैं बड़े सादा लफ्जों में ये बात कर सकता हूं कि बैटरी जो ईएमएफ, जो एनर्जी या वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, वो वोल्टेज सीरीज सर्किट में तीन हिस्सों में डिवाइड हो गए, V1, V2 और V3। V1 प्लस V2 प्लस V3, इसे मैं इक्वेशन ए का नाम भी दे देता हूं। लेकिन सीरीज सर्किट के अंदर जो चीज सेम रहती है वो इलेक्ट्रिक करंट है। सीरीज सर्किट की सबसे बड़ी पहचान यही होगी, एक सिंगल पाथ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमेशा सेम रहेगा। नंबर ऑफ चार्जेस का जो फ्लो है वो सेम रहेगा, क्योंकि उनको आप प्रोवाइडेड वोल्टेज उनके अकॉर्डिंग, उनके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हो, तो जो फ्लो है वो सेम रहेगा, तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे भी जो करंट I1 है, या यहाँ पे जो करंट I2 होगा और यहाँ पे जो करंट I3 होगा, इन सब की वैल्यू सेम होगी और सबको हम I का नाम दे सकते हैं। मतलब अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं, हम इन सबको एक ही नाम के साथ लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे जो I1 है वो I2 के इक्वल है, I2 I3 के इक्वल है, और इन सबको एक ही नाम दे दिया I का, और उस सब की वैल्यू क्या रहेगी मेरा बेटा? सेम। तो मेजर डिफरेंस यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि आपके पास सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है जबकि वोल्टेज डिवाइड होते हैं। सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू सेम होती है लेकिन वोल्टेज डिवाइड होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि R1 के क्रॉस कितने वोल्टेज आए, R2 के क्रॉस कितने वोल्टेज आए और R3 के क्रॉस कितने वोल्टेज आए। ये चीज फाइंड आउट करने के लिए हम हेल्प लेते हैं बाय यूजिंग, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिलेशन है V का, I का और R का। तो इसके लिए मेरा बेटा हम हेल्प लेते हैं ओहम्स लॉ से। ओहम लॉ हमारे पास है जी V इज इक्वल टू I R, और मुझे यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है V1 की, V2 की और V3 की। V1 के लिए मैं लिखूंगा IR1, V2 के लिखा जाएगा IR2 और V3 के लिए लिखा जाएगा IR3। ये हमारे पास आ गया इसकी इक्वेशन ए। इस इक्वेशन ए में मैं वैल्यूज पुट करता हूं, मेरे पास V1, V2, V3 तीनों आ चुके हैं। अब मुझे इक्वेशन ए में जस्ट इसकी वैल्यू को पुट कर रहा होगा। V इज इक्वल टू V1 की जगह पे आएगा जी IR1, V2 की जगह पे आ जाएगा IR2 और V3 की जगह पे आएगा IR3। अगर देखा जाए तो सब में जो कॉमन आ रहा है वो IR है, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है? R1 प्लस R2 प्लस R3, और इधर आ जाएगा मेरा बेटा वोल्टेज। I जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके बेटे डिवाइड होगा, सो V ओवर I विल बी इक्विवेलेंट टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V ओवर I किसके इक्वल होता है? V ओवर I तो मेरा बेटा R होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस आ रही है, जिसे हम इक्विवेलेंट या RS का नाम भी देते हैं, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल आ रही है। इट मींस कि अगर आपके पास किसी सर्किट में तीन रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट है
तो तीनों की रेजिस्टेंस एड अप हो रही है सिंपल एडिशन से, तो मैं ये बात कहूंगा कि उस सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे एक नई कैरेक्टरिस्टिक भी सामने आ जाती है, वो ये है कि आपके पास जो आर इक्विवेलेंट आ रही है वो अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो वो R1 से भी बड़ी होगी, R2 से भी बड़ी होगी और R3 से भी बड़ी होगी। सर्किट में हम अगर रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं इन अ सीरीज वे, तो ये बात हम बड़ी इजीली कर सकते हैं कि सर्किट में रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करने से सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और सीरीज सर्किट की सबसे बड़ी पहचान आपने जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है, मैं इसको और जूम इन कर देता हूं, कि आपके पास यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो सेम रहती है, जबकि जो वोल्टेज की वैल्यू मेरा बेटा वो डिवाइड हो जाएगी। करंट की वैल्यू सेम रहेगी जबकि वोल्टेज की वैल्यू मेरे बेटे डिवाइड हो जाएगी। यहां तक था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मैं दोबारा से आपको दिखाता हूं वही चीज। ये देखा जाए मेरा बेटा, सीरीज के बारे में तो हमने सारी बात कर ली। एंड व्हाट अबाउट द पैरेलल सर्किट? पैरेलल सर्किट्स में हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेस, मल्टीपल पाथवे होते हैं, या सीधी सी बात है कि हर एक का अपना अपना रास्ता है। तो यहां पे हम बात करते हैं मेरा बेटा सबसे पहले अब पैरेलल सर्किट की, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल सर्किट की। पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। इसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है आपने, कि आपने हर एक को अलग अलग पाथ प्रोवाइड करने हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सीरीज से बिल्कुल डिफरेंट होगी। एक की याद है तो फिर दूसरी की भी याद रहेगी। तीन रेजिस्टर यहाँ पे भी ले लेते हैं, एक रेजिस्टर एक ये है। फिर क्योंकि अलग वायर देनी तो एक रेजिस्टर R2 के लिए भी अलग से एक वायर ले ली, फिर एक अलग वायर R3 के लिए भी ले ली। इन तीनों को कनेक्शन जोड़ दिया। अब तीनों को एक तरफ से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है और एक तरफ से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार तीन रेजिस्टर हैं तो ये सर ने तो शायद मिड वाले के साथ कनेक्ट किया। नहीं भाई, मैंने यहाँ पे वो जिस तरह तार की जोड़ होते हैं वो एक जोड़ लगाया हुआ है, लेकिन अगर ऑब्जर्व करोगे आप हर पॉइंट पे तो हर एक को अलग अलग पाथ मिल रहा है। ये R1 है तो इसका अपना ये पाथ है, R2 है तो उसका अपना ये पाथ है, R3 है तो उसका अपना ये पाथ है। अब हम खुद देखें तो जो वोल्टेज है वो सबको सेम मिल रहे हैं। हर एक के लिए अलग अलग बैटरी नहीं है, हर एक के लिए जो बैटरी है वो अलग अलग पाथ से एक जैसे वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू है वो तीनों के लिए सेम होगी, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस डिफरेंट पाथ की वजह से सेम डिफरेंट होंगे। तो करंट का फ्लो यहाँ पे जो डिफरेंट होगा, यहाँ पे करंट का फ्लो डिफरेंट होगा और यहाँ पे करंट का फ्लो डिफरेंट होगा। तो बिल्कुल ऑपोजिट आ गए। सीरीज में हम कह रहे थे आई सेम है, वोल्टेज डिवाइड है। पैरेलल में हम इससे बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वोल्टेज तो सेम होगा लेकिन जो करंट है वो डिवाइड होगा, करंट है वो डिफरेंट होगा। अब जरा देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। जब मैं मेन इक्वेशन में ये बात लिखता हूं कि मेरे पास जो वोल्टेज है वो V1, V2 और V3, इन सब के जो वोल्टेज की वैल्यू है वो बिल्कुल सेम होगी। यहाँ पे वोल्टेज में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। तो मेरा बेटा ये बात भी मेरी तरफ से इजीली की जा रही है, आसान की जा रही है। वोल्टेज V1, V2, V3 सब में सेम है। इस तरह घर के अंदर जितनी भी चीजें हैं सबको अलग अलग वायर प्रोवाइड करने से सबको सेम वोल्टेज मिल रहे होते हैं, लेकिन जो चीज डिफरेंट है उसको तो हमने फाइंड आउट करना है। हमारा जो टोटल करंट है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया, I1, I2,
I3। सीरीज कॉम्बिनेशन में यही इक्वेशन हमने वोल्टेज के लिए लिखी थी, जिसे हमने ए का नाम दिया था। अब हम किसके लिए लिख रहे हैं मेरा बेटा? करंट के लिए। तो यहाँ पे भी हम जो यूज करेंगे मेरा बेटा, हम यूज कर सकते हैं ओहम्स लॉ को। ओहम्स लॉ हमारे पास है V इज इक्वल टू आई आर। अब हमें I1 की वैल्यू चाहिए, तो V ओवर R1 will be equivalent to I1, V over R2 will be equivalent to I2 and V over R3 will be equivalent to I3। अब हम इसे इक्वेशन ए में पुट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। हमें इन सब को भी देखा जाए तो वोल्टेज कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 और इधर आ रहा है मेरे बेटे I। अब V इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये I ओवर V विल बी इक्वल टू, अब देखें बिल्कुल उलट आ रहा है, 1 ओवर R1 रेसिप्रोकल में आ रहा है 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। I ओवर V तो मेरा बेटे I ओवर V ओवर I रेजिस्टेंस होती, तो I ओवर V 1 ओवर R होगा। तो अब जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल उलट आ रही है, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। इसे 1 ओवर R इक्विवेलेंट कहेंगे। जो देखा जाए तो 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 की इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये कि जब मैं R इक्विवेलेंट निकालूंगा तो सबसे पहले तो मुझे इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के बाद ऊपर प्रोडक्ट आएगा, डिफरेंट रेजिस्टेंस का नीचे सम आएगा, तो R इक्विवेलेंट लेस देन आएगी R1 से, मतलब टोटल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब जब मुझे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना होगा पैरेलल में, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो पहले से कम हो जाएगी। हम अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, और करंट की वैल्यू डेफिनेटली जो वोल्टेज है मेरा बेटा वो सेम रहेगा। इससे पिछले सर्किट में बिल्कुल उलट था कि वहां पे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही थी और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर रही है। तो ये था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स की बात होगी। अब मेरा बेटा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है, एक टॉपिक होता है हमारे पास, यहां तक पहले मुझे बता दे मेरा बेटा, क्लियर है? मैसेज में ही बता दो मुझे। किसी किस्म का इश्यू मेरा बेटा? चलिए ठीक है। अब एक टॉपिक है रेजिस्टर कलर कोड। कलर कोडिंग से अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो किसी सर्किट की तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मतलब हम ओहम मीटर का यूज नहीं कर रहे, वोल्ट मीटर का यूज नहीं कर रहे, लेकिन कोडिंग के साथ हम चाह रहे हैं कि हमें पता चल जाए कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। कोडिंग का मतलब हमारे पास डिफरेंट कलर्स होंगे, बैंड्स होंगे, और हर कलर बैंड को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया होगा, और उसके लिए मैं एक छोटी सी टर्म बी यूज करूंगा, उसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि आपको, मतलब ये छोटी सी टर्म इसलिए कि उसमें 9 कलर्स आते हैं और हर एक का एक स्पेसिफिक कोड है। उस कोड को आसानी से कैसे याद किया जा सकता है? जी मेरे बेटे। रजिस्टर कलर कोड। सबसे पहले तो आपने ये चीज याद रखनी है कि फर्स्ट कलर,
सेकंड कलर, थर्ड कलर हम हमारे पास कैसे देंगे? सबसे पहले मैं आपको फिगर और उसके अगेंस्ट जो कलर है वो बता देता हूँ। फिगर तो आपने लिखनी है मेरा बेटा 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। अब जब आपने कलर लिखने हैं मेरा बेटा, इसके लिए हम वैसे यूज करता होता हूँ मैं बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ भी हो सकता है, तो हम GBBG व्हाइट भी यूज कर लेते हैं। पहले बी का मतलब होगा मेरा बेटा ब्लैक, जीरो के सामने ब्लैक आ गया। दूसरा बी ब्राउन है, फिर आर आ रहा है रेड होगा, ओ ऑरेंज होगा, वाई येलो होगा, जी ग्रीन होगा, बी आपके पास मेरा बेटा ब्लू होगा, फिर वी वॉलेट होगा, फिर जी ग्रे होगा, डब्ल्यू हमारे पास मेरा बेटा व्हाइट आ जाएगा। तो ये पहले तो आपने ये कलर्स याद करने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो कलर कोड रेजिस्टेंस आती है तो इस तरह से बनी होती है कि आप, मैं एक रेजिस्टर ड्रॉ करता हूँ, उसके अंदर डिफरेंट कलर बने हुए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इस तरह का बैंड बना होगा, जैसे कि रेड कलर का बैंड है। फिर सपोज कोई और कलर आ जाता है, जैसे कि सपोज मैं कर लेता हूँ कि ये वॉलेट है। फिर आपके पास ऑरेंज कलर आ जाता है। फिर ऑप्शन आती है आपके पास गोल्ड की। इसके बाद आप टेबल बनाते हैं टॉलरेंस का। जैसे मार्केट में कहते हैं ना कि यार ये अच्छे लेवल की चीज है, गोल्ड है, फिर आ जाते हैं सिल्वर पे, फिर प्रीमियम पे, इस तरह कर कुछ। अगर आपके पास गोल्ड आ जाए तो आपने कहना है कि हमारे पास जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस का मतलब होगा पॉसिबल वेरिएशन, कि हमने जो वैल्यू मेजर की होगी इस मेथड से, उसमें जो गलती के चांसेस हैं, वेरिएशन के चांसेस हैं, वो ±5% हो सकते हैं। 5% ज्यादा भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर उससे हल्की क्वालिटी की रेजिस्टेंस, सिल्वर क्वालिटी की रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि 10% चांसेस हो वेरिएशन के। और अगर कोई कलर ना हो, गोल्ड भी ना हो, सिल्वर भी ना हो, नो कलर, तो फिर चांसेस हैं कि उसमें 20% गलती के चांसेस हो। किस में चांसेस हैं, पहले ये तेरा देख लें। तो लास्ट में मैं कह लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे गोल्ड कलर में, तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट आपने देखना है। जो पहला बैंड होगा, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट आपको रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट डिजिट को, और फर्स्ट डिजिट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 2, रेड। ठीक है जी, रेड के सामने कौन सा कलर है? 2। सेकेंड डिजिट, ये सेकंड बैंड रिप्रेजेंट करेगा सेकंड डिजिट को, और दूसरा कलर अगर आपके पास वॉलेट है तो वॉलेट का जो नंबर है वो 7 है, तो 7 आ गया। थर्ड आपके पास बताएगा थर्ड डिजिट नंबर ऑफ जीरोस। अगर थर्ड कलर आपके पास ऑरेंज है तो ऑरेंज में मतलब जो भी कलर है, नंबर 3 आ रहा है तो आपने यहाँ पे 3 जीरो लगा देने। फोर्थ आपको बताएगा टॉलरेंस के बारे में, जैसे कि मेरे पास गोल्ड है तो इसकी जो टॉलरेंस है वो आ रही है मेरा बेटा ±5%। इन सबको इकट्ठा करें तो बन रहे 27,000 ±5%। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस है वो 27,000 ओहम है, विद 5% पॉसिबल वेरिएशन, कि इसमें हो सकता है जो वैल्यू आपने मेयर की इतनी वेरिएशन हो। तो हमने किया क्या? हमने ये किया कि हमने पहले वो 9 कलर्स लिखे, 10 कलर जिनको नंबर असाइन किए हुए हैं।
फिर हमने जाके कलर कोडिंग देखी, हमने कलर देखना है, कलर है जी फर्स्ट डिजिट अगर आपके पास रेड है तो इसका मतलब है वो 2 आ जाएगा। सेकंड अगर आपके पास वॉलेट है तो उसके लिए डिजिट 7 आ गया तो 2 7। तीसरा हमेशा नंबर ऑफ जीरोस को बताता है। तो मतलब अगर आपके पास यहाँ पे 7 भी आ रहा होता तो 7 जीरोस आ जाते। थर्ड बैंड थर्ड डिजिट को नहीं, थर्ड बैंड आपको उस डिजिट में जो नंबर लिखा होगा, 3 लिखा होगा 3 जीरोस लगा देंगे। और फोर्थ तो आपको मेरा बेटा टॉलरेंस बताता है कि इसमें जो पॉसिबल वेरिएशन है वो प्लस माइनस के साथ कितनी हो सकती है। तो रजिस्टर कलर कोड है, बहुत रेयर केसेस में से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो इसको भी हमने कर लिया। सो वी हैव डन विद दी everything relevant to the resistor color code। अब एक टॉपिक पोटेंशियल डिवाइडर का है जो कि हमें अब करना है, पोटेंशियल डिवाइडर, इलेक्ट्रिकल पावर, इन चीजों के बारे में। यहाँ तक क्वेश्चन पूछना है तो मेरा बेटा पूछ ले।